तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट वीडियो में। बहुत ही शॉर्ट तो नहीं है बट अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे सपोर्ट मटेरियल में से। तो यहाँ बताया है मेटल एंड नॉन मेटल। अबाउट 118 एलिमेंट हैं आज तक की डेट में, जिसमें से 90 मेटल हैं और 22 नॉन मेटल हैं। ये जो नंबर है ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। और कुछ मेटलॉइड्स हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं: सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कुछ मेटल्स हैं। ठीक है। तो मेटल जो हमारे आसपास हैं वो कौन कौन से हैं? पार्ट ऑफ मशीन, डिफेंस इक्विपमेंट में, मेकिंग ब्रिज, बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक बनाने में, यूटेंसिल और कॉइन बनाने में मेटल का इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट बनाने में हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेन्स, कार, शिप्स, एरोप्लेन बनाने में भी हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ नॉन मेटल के एग्जाम्पल देखते हैं हम: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, ब्रोमाइन। ये कुछ नॉन मेटल हैं। इनके नाम आपको याद करने हैं, कम से कम एटलीस्ट इनके तो करने ही हैं। तो कार्बन का हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के रूप में, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोड और ज्वेलरी में भी इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन में यूज़ होती है, फ्यूल कंबशन होता ही है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड वेजिटेबल घी। वेजिटेबल और घी बनाने में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है और फ्यूल में भी होता है। नाइट्रोजन जो है वो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने में काम आता है। टायर, मेकिंग ऑफ एसिड, फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोजिव में भी यूज़ होता है नाइट्रोजन का। तो यहाँ देखेंगे हम कुछ मेटल के और नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, मरकरी को छोड़कर। पहले हम मेटल का पढ़ेंगे। डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं। ठीक है। मैलिएबल जिनको पीट पीट के पतली सी शीट बनाया जा सकता है। सोनोरस और लस्ट्रीरियस मतलब आवाज़ करते हैं और चमकदार होते हैं। डक्टाइल मतलब इसको खींच खींच के लंबे तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ देखिए सीजियम और गैलीलियम, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इन दोनों का नाम आपको याद करना है कि किसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि मेटल्स में क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेड और मरकरी ये दोनों गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। हाई डेंसिटी होती है इनकी, बट सोडियम और पोटेशियम की लो डेंसिटी होती है, हल्के होते हैं, वैसे बहुत भारी होते हैं। मेटल ऑक्साइड कैन बी बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक क्या होता है? वो मेटल ऑक्साइड जो बोथ एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो उसे हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। और बेसिक के साथ भी ये ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड कैन बी बेसिक, ये बेसिक हो सकते हैं और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं नेचर में। ठीक है। मैनी मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। बहुत सारे जो मेटल हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को। किससे? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट मतलब जो कि जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, केमिकल की मात्रा कम होती है, उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। और रिलीज हाइड्रोजन गैस, ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देते हैं डाइल्यूट एसिड से मेटल जो है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। मेटल ऑक्साइड आर आयोनिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? आयन्स होते हैं इनके अंदर, ये आयोनिक होते हैं नेचर में। अब आ जाइए नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल जो होते हैं वो 3 स्टेट में होते हैं: क्लोरीन गैस, ब्रोमाइन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड। ठीक है। ये 3 स्टेट में दिखा दी है उसने। नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, इनको पीट पीट के पतली शीट नहीं बनाया जा सकता, इनको खींच खींच के लंबा नहीं किया जा सकता। नॉन सोनोरस एंड नॉन लस्टरस होते हैं, ये चमकदार भी नहीं होते हैं, आवाज़ भी नहीं करते हैं। और पर इनमें से आयोडीन और ग्रेफाइट जो होते हैं ये शाइनी होते हैं। इनमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, वो कार्बन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पुअर कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल है, लेकिन ये
गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वैसे सारे नॉन मेटल जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं। हैव लो डेंसिटी, डेंसिटी इनकी बहुत कम होती है, वजन भार जो होता है वो बहुत कम होता है। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर जनरली एसिडिक, ये जो थे हमारे बेसिक थे और ये हमारे क्या होते हैं नॉन मेटल एसिडिक होते हैं नेचर में, जबकि कुछ जो होते हैं वो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड आर कोवलेंट इन नेचर, तो ये कोवलेंट नेचर के होते हैं। कोवलेंट मतलब अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ वो बनाना, बॉन्ड बनाना। ठीक है, तो कोवलेंट नेचर के होते हैं, जैसे कि कार्बन। ठीक है, कार्बन अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम मेटल्स की। तो जब मेटल रिएक्शन करते हैं एयर के साथ, मेटल कैन ईदर बर्न, रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विद एयर। तो देखिए यहाँ लिखा है कि मेटल जो है वो जल सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं और हो सकता है कि वो रिएक्ट ना भी करे एयर के साथ। ठीक है, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। सम मेटल्स, कुछ मेटल हैं जैसे कि ये सोडियम और पोटेशियम, ये नाम याद रखने हैं आपको, सोडियम और पोटेशियम। ये इमर्स कैरोसिन में इमर्स किए जाते हैं। ठीक है, डुबो कर रखे जाते हैं। एज दे रिएक्ट विगर्सली विद एयर, क्योंकि ये एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। लाइक मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये रिएक्ट करते स्लोली विद एयर। ठीक है, ये एयर के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। मैग्नीशियम कैन बर्न इन एयर, मैग्नीशियम जो है हवा में जल जाता है, बट कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ऑक्साइड बनाता है सबसे पहले। आयरन, Fe होता है फेरस, आयरन एंड कॉपर, Cu कॉपर, डू नॉट बर्न इन एयर, ये अपने आप नहीं जलते हैं, बट कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। आयरन फिलिंग बर्न विद स्प्रिंकल, आयरन की जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, फिलिंग्स होती हैं छोटे छोटे, वो स्प्रिंकल कर जलते हैं, तो स्प्रिंकल इन द फ्लेम, वो फ्लेम में आ जाते हैं ऑफ बर्नर। सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड शो नो रिएक्शन विद एयर, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते एयर के साथ। तो ये जितने भी मेटल इसमें लिखे हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए कौन सा एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन सा स्लोली रिएक्ट कर रहा है, कौन सा रिएक्ट नहीं कर रहा है, कौन सा स्प्रिंकल कर रहा है फ्लेम के साथ। और जब ये आयरन फिलिंग को जब हम स्प्रिंकल करते हैं फ्लेम के साथ बर्नर में, ठीक है, तो ये जलता है और प्लैटिनम और गोल्ड नहीं रिएक्ट करता है। ये सारे आपको ये जो सारे एलिमेंट है इनका याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे ऑक्साइड बन रहा है, ये सोडियम है, ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, तो यहाँ देखिए 2Na2, ये तो बैलेंस किया हुआ है, Na प्लस O2 मिलके क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। और यहाँ पर ये देखिए Fe3O4 जो है इसका एक और नाम होता है मैग्नेटाइट और फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड भी बोल सकते हो आप इसको। फिर आ जाओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड होते हैं जो रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो याद रखिए कि जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर देते हैं और उसके बाद सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसमें हमने HCl डाला, एसिड डाला, तो ये क्या बन गया, तो देखिए यहाँ पे ये बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये सॉल्ट है आपका। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आपने उसको करा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ, तो यहाँ पे बन गया सोडियम एल्यूमिनेट। ये बात आप याद कर लेना, अगर पेपर में आ जाए तो आपको इसका नाम याद होना चाहिए, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए एनोडाइजिंग ऑफ मेटल। इन एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम इज मेड एनोड एंड ग्रेफाइट एज कैथोड, एल्यूमिनियम जो है एनोड पे जाएगा और ग्रेफाइट कहाँ जाएगा, कैथोड पे। ऑक्सीजन गैस रिलीज होएगी बाय
बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, विच रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म अ थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन सरफेस ऑफ मेटल। ये मेटल के सरफेस पे क्या बना देगा, एक ऑक्साइड की लेयर बना देगा, थिक सी लेयर बना देगा, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ ये रिएक्ट करेगा, कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हमने क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, तो एनोड पे चला जाएगा आपका एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट चल जाएगा कैथोड पे। तो आपके यहाँ पे एनसीईआरटी में दिखाया गया है ये प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो है आपका ग्रेफाइट रॉड है, यहाँ पर हमने पढ़ा था जो ग्रेफाइट है वो कैथोड पे है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी इलेक्ट्रोलिसिस में सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें डालेंगे और ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम पे एक थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाएगा। जिससे क्या होता है, ऑक्साइड लेयर इसलिए बनाते हैं ताकि वो कोरोजन से बच सके, ठीक है। एल्यूमिनियम की जो रॉड है, यहाँ पर देखो कि कैथोड जो हमेशा होता है वो नेगेटिव वाला होता है, एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगी, ये जो इसके ऊपर ये माइनस के अनायन जो होते हैं हमारे माइनस के होते हैं, कटायन जो होते हैं हमारे प्लस के होते हैं। तो यहाँ पे हम जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन जाएगी, जो वो बता रहा था कि ऑक्सीजन जो है इसमें रिलीज होती है और आपका यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। अब है रिएक्शन विद वाटर। मेटल रिएक्ट विद वाटर डिफरेंटली, नॉट ऑल मेटल रिएक्ट विद वाटर। सारे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। तो देखिए कुछ जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो कौन से एलिमेंट किस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो आपको याद करना है। सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, ये आपके करते हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट। आयरन और एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद करने हैं कि कौन कौन से वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है। तो यहाँ देखिए पोटेशियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक बेस होता है ना, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। कैल्शियम जब वाटर के साथ किसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन बनता है। ऐसे ही मैग्नीशियम जब करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अगेन यहाँ पर देखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पर इनके ऑक्साइड बन जाते हैं जो इनको किसी भी तरह के कोरोजन से या खराब होने से बचाते हैं, ठीक है। अब डाइल्यूटेड एसिड के साथ अगर कोई रिएक्शन होता है तो क्या होता है, मोस्ट मेटल जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ ही रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, या फिर ये सल्फ्यूरिक एसिड। अभी हमने जो एनोडाइजिंग ऑफ मेटल भी पढ़ा था तो उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, या तो डाइल्यूटेड HCl के साथ रिएक्ट करेंगे या तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या बनाते हैं मिलके, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। कैसे मेटल डाइल्यूटेड एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम को हमने HCl के साथ करा तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बना, प्लस में हाइड्रोजन गैस बना। एल्यूमिनियम को हमने हाइड्रोजन HCl के साथ करा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए जिंक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको याद करने हैं। कॉपर, मर्करी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। कौन से जो एलिमेंट है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, उनका नाम भी आप याद करेंगे। व्हेन डाइल्यूट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो भाई मेटल जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, ठीक है। तो वो पानी के साथ ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। अब ये ऑक्सीडाइज टू वाटर का मतलब है कि वाटर को ऑक्सीडाइज कर रही है कौन, हाइड्रोजन गैस। जब भी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज करती है वाटर को तो वो हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखोगे ये एग्जांपल दे रखा है मैग्नीशियम, इसमें आपने नाइट्रिक एसिड डाला, आपका क्या बन गया, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया ये, ठीक है।
और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो गई, प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज टू वाटर का मतलब है वाटर में से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई। ठीक है, और यहाँ पर O3 इसके साथ लग गया है, O2 जो भी है। तो आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है एक्वा रेजिया। ये क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है इन अ 3:1। ठीक है, 3 पार्ट HCl के होंगे और 1 पार्ट HNO3 का होगा। और ये क्या करेगा? गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिजोल्व कर सकता है। तो ये एक्वा रेजिया के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है सो दैट कि इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे रिएक्शन विद अदर मेटल कंपाउंड। तो एक मेटल A है और एक सॉल्ट सॉल्यूशन है मेटल B का। तो आपका क्या सॉल्यूशन बनेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A प्लस मेटल B। देखिए मेटल A था, सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल A के साथ आ गया, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन मेटल जो है उसके साथ चला गया सॉल्ट सॉल्यूशन, और मेटल B अब आपका सेपरेट हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है मोर रिएक्टिव मेटल कैन बी डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करते थे? डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम देयर कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। और ये किसके बेसिस पे होता है? रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे होता है। तो यहाँ देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है हमारी। तो एनसीईआरटी में से आप देख सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। मोस्ट रिएक्टिव कौन कौन से हैं, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, और लीस्ट रिएक्टिव कौन से हैं। ठीक है, ये आपको टेबल याद करनी है एनसीईआरटी में से। अगेन आप यहाँ देखेंगे कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस सिल्वर। यहाँ पर देखिए कॉपर का सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट मिल रहा है, साथ में आपको सिल्वर मिल रहा है। ठीक है, डिस्प्लेस हो गया है ये। रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज अ टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल अरेंजमेंट। तो रिएक्टिविटी क्यों होती है? ये टेंडेंसी होती है ताकि इनकी वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो सके। तो वैलेंस शेल क्या होती हैं, एक बार वो सुन लीजिए, 9th में भी पढ़ा होगा। हर एटम जो है उसकी 3 शेल होती है, KLM। पहले में 2 होना चाहिए, दूसरे में 8 होना चाहिए, तीसरे में भी 8 होना चाहिए। अगर 8 से कम होता है, जैसे कि किसी का वैलेंस शेल जो है 2 है, 8 है, 5 है, तो 3 उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो अपने वैलेंस शेल को अरेंजमेंट करने के लिए उनको रिएक्टिव होना पड़ता है। एटम ऑफ मेटल लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो लूज करता है अपने वैलेंस को वो क्या बनाता है? कटायंस बनाता है। ठीक है, कटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन। और जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, वो जब गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में, तो वो क्या बनाते हैं? अनायन होते हैं। एटम ऑफ मेटल जब लूज करते हैं, मेटल जब लूज करते हैं तो कटायन, और नॉन मेटल जब रिसीव करते हैं, गेन करते हैं, तो अनायन बनाते हैं जो कि नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये याद कर लेना। एक कैथोड, मैंने पहले भी इसमें दिखाया था। ठीक है, एनोड जो होता है वो प्लस होता है, अनायन माइनस होता है। कैथोड माइनस होता है और कटायन प्लस होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगेन आ जाओ आप यहाँ पर। ऑपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, चार्ज आयन क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैलेंस शेल है मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम का है 282, और यहाँ पर इसने 2 एलिमेंट, क्लोरीन के जो 2 एलिमेंट हैं, क्लोरीन के जो 2 एटम हैं, उनके साथ बॉन्ड बनाया है। क्योंकि इसके पास तो 2 वैलेंसी थी, ये सिर्फ 2 दे सकता था, तो और क्लोरीन को 1 ही चाहिए था। ठीक है, तो 2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा ये, और तब जाके इनका वैलेंसी शेल कंप्लीट होगा। तो इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में भी ऐसे लिखेंगे। एक मैग्नीशियम है जिसका कितना था? 282। ठीक है, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो 2 हो गए। तो यहाँ पे Mg2+ हो गया, इसने 2 दे दिए, और यहाँ पे क्लोरीन ने 2 ले लिया, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया इसको, और एक को डॉट के साथ दिखा दिया हमने, और एक को क्रॉस के साथ दिखा दिया। ठीक है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का सिस्टम है पूरा।
और प्रॉपर्टी क्या है आयोनिक कंपाउंड की, ये सॉलिड होते हैं और मोस्टली ब्रिटल होते हैं, मतलब चकनाचूर हो जाते हैं। ब्रिटल का मतलब है जब आप इनको थोड़ा सा भी हिट करोगे तो ये चकनाचूर हो जाते हैं। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ज़्यादा एनर्जी इनको रिक्वायर्ड होती है। ओवरकम द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनको जब इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को से बाहर आना होता है तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है। जनरली सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, और इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन और पेट्रोल में ये घुलते नहीं हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में एंड इन अ मोल्टन स्टेट, जब ये पिघले होते हैं तभी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। ठीक है, कंडक्ट करते हैं। इन बोथ केसेस फ्री आयन आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और क्या होता है फ्री आयन बनते हैं और तब कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये बाउंड होंगे एक दूसरे के साथ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करना पड़ेगा ना, इनको फ्लो करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए मेटल्स। मेटल्स में हम पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट कैन बी टर्म्ड एज मिनरल। तो जो मेटल के कंपाउंड होते हैं जो अर्थ की क्रस्ट में होते हैं उनको हम मिनरल कहते हैं। फिर आ जाए ओर। ओर्स क्या होते हैं? मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली ऑब्टेन, वो मिनरल्स, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो मेटल हैं उन्हें हम मिनरल कहते हैं, और वो मिनरल जब हम इकोनॉमिकली ऑब्टेन कर लेते हैं किसी ऑब्टेन कर लेते हैं तो हम उसको ओर बोलते हैं। तो ओर हमारे पास कौन कौन सी है? एक तो सल्फाइड ओर है, एक कार्बोनेट ओर है और एक ऑक्साइड ओर है। नॉट ऑल द मिनरल्स आर ओर, सारे मिनरल्स ओर नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए मेटल एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर अकर इन फ्री स्टेट। तो कुछ मेटल जो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में होते हैं, जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं हमें। बट कॉपर और सिल्वर ऑल्सो अकर इन सल्फाइड ऑक्साइड ओर। ठीक है, तो हमने तीन और देखी थी, सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड। ये क्या है इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। और जो गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर और कॉपर ये फ्री स्टेट में होते हैं, लेकिन कॉपर और सिल्वर फिर भी हमें सल्फाइड या ऑक्साइड और में मिलता है। ठीक है, मेटल ऑफ मॉडरेट एक्टिविटी जिंक, आयरन, लेड, ये क्या है हमें ऑक्साइड में मिलते हैं, सल्फाइड में मिलते हैं और कार्बोनेट और में मिलते हैं। ठीक है, ये तीनों के नाम आप याद कर लेंगे मॉडरेट एक्टिविटी रिएक्टिविटी वाले, ये हमें कौन कौन सी और में मिलते हैं। और हाई रिएक्टिविटी के जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। इसको मैं अभी और एक्सप्लेन करती हूँ, आप जब तक ये पढ़े पहले। गैंग क्या होती हैं? जो ओर होते हैं ना वो क्या होती हैं? मिक्स्ड विद अर्दी इम्प्योरिटी, जैसे उनमें मिट्टी लगी होगी, सैंड लगी होती है ना, जो भी हम निकालेंगे ओर में से जितना भी हम मिनरल्स निकालेंगे वो क्या होते हैं? इम्प्योरिटी के साथ जुड़े होते हैं, जैसे सॉइल, सैंड, तो इनको हम गैंग बोलते हैं। गैंग को रिमूव किया जाता है ओर में से। ठीक है, और मेटलर्जी क्या होती है? तो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर कि गैंग जो होती है वो रिमूव की जाती है ओर में से। ओर क्या है? वो चट्टान होती है या वो मिनरल्स होते हैं जिसमें से हमें वो मेटल्स मिलते हैं। ठीक है, मेटलर्जी। और यहाँ पर देखिए प्लैटिनम और सिल्वर और गोल्ड ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं होते, इनके साथ कोई और एलिमेंट कंबाइंड नहीं होता। तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है इनका ओर से मेटलर्जी, ये क्या है? स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जिससे हम मेटल ऑब्टेन करते हैं उसके ओर में से। ठीक है, तो एनरिचमेंट ऑफ ओर, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर, और रिफाइन किया जाता है उसको इम्प्योर मेटल को ताकि हम प्योर मेटल ले सके उसमें से। ऑब्टेनिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, दीज मेटल कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग। अब कैसे मिलता है हमें? जो जिनकी लो रिएक्टिविटी होती है सीरीज में, हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी ना, जिनकी लो रिएक्टिविटी होती है ये मेटल्स को हम ऑब्टेन करते हैं ओर को हीट करके, हीटिंग द ओर इन द एयर। उस ओर को हम हीट करते हैं एयर में हाई टेम्परेचर पे, तो हमें उसमें से मेटल मिल जाता है। तो अब देखिए मरकरी कहाँ से मिलता है हमें? सिनाबार से, इसकी ओर का नाम है।
तो सिनाबार क्या है, मरकरी का ओर है। तो यहाँ पर देखो सल्फाइड, ऑक्साइड, मेटल, रिफाइन, ठीक है। या तो सल्फाइड ओर होगा या ऑक्साइड ओर होगा, उसमें मेटल होगा और फिर उसको रिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सल्फाइड का है। अगर अगर मरकरी का जो वो है वो सल्फाइड के साथ है, सल्फाइड की ओर में से निकल रहा है, ठीक है, या फिर ऑक्साइड की ओर में से निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पर उसको हीट करेंगे और हमें हाई जो वो है हमारा मरकरी प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉपर है, कॉपर सल्फाइड, तो यहाँ पर भी हम हीट करेंगे तो यहाँ पर ये सल्फर अलग हो गया है यहाँ से कॉपर से, ठीक है। हमने पहले क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट किया, देखो सल्फर अलग हो गया, अभी भी इसके साथ एक ऑक्सीजन है। फिर से दोबारा से हीट करेंगे, यहाँ पर हमने सल्फर डाला, फिर सल्फर अलग हो गया और कॉपर हमें प्योर उसमें मिल गया, ठीक है। 2 बार हीट किया हमने इसको यहाँ पे। एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन मिडल रिएक्टिविटी के जो होते हैं उसको हम करते हैं रोस्टिंग से। रोस्टिंग का मतलब भी वही है, हीट से हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जिंक सल्फाइड और यहाँ पर SO2, अभी भी O इसके साथ है, प्रेजेंट है, ऑक्साइड बना हुआ है अभी। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर से हीट करेंगे सप्लाई ऑफ एयर के साथ, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के साथ। यहाँ पर पहले हमने रोस्टिंग में क्या करा, एक्सेस एयर दी, फिर अब हम नेक्स्ट टाइम इसको लिमिटेड सप्लाई करेंगे जिसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो 3 प्रोसेस हैं। तो यहाँ देखो फिर हमने दोबारा उसको किया, कैल्सिनेशन किया लिमिटेड एयर में। तो देखो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है। रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस ऑफ एयर दिया जाता है और यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जिंक, दोबारा करेंगे तो हमें जिंक मिलेगी यूजिंग कोक। फिर हमने क्या करा, इसमें फिर से ये पूरा प्रोसेस जिंक का और मरकरी का और इसका कॉपर का आपको याद होना चाहिए कि कैसे इसको सेपरेट किया जाता है या कैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके ओर में से। तो यहाँ पर देखो फिर से हमने करा तो अभी अभी भी हमारा ऑक्साइड इसके साथ ही है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है हमारी, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या किया, यूजिंग कोक। तो ये जो था ना रोस्टिंग वाला प्रोसेस, ये सल्फाइड ओर वाला था, और ये जो कैल्सिनेशन है ये कार्बोनेट वाला प्रोसेस है, कार्बन से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर हमने कोक का इस्तेमाल किया, अब ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गई और जिंक हमारा सेपरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम और यूज़ किए जा रहे हैं डिस्प्लेस करने के लिए मेटल को रिएक्टिविटी के प्रोसेस से। तो ये देखो ये है आपका, तो यहाँ देखो ये मैग्नीज ऑक्साइड है और ये एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है इसके साथ ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया और मैग्नीज आपका सेपरेट हो गया। सेम आपका फेरस ऑक्साइड के साथ भी है। तो ये जो फेरस है ये कम रिएक्टिविटी वाला है, इसलिए ये जो ऑक्सीजन है ये एल्यूमिनियम के साथ जाकर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो ये जो हमने देखा ऊपर देखा रिएक्शन जो है, मोल्टन आयरन इज फॉर्म्ड, ये जो अब बना है आपका ये मोल्टन है, पिघला हुआ है, इज यूज टू जॉइन, और इसका इस्तेमाल हम रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए करते हैं। यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो मोल्टन आयरन है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए होता है, और दिस इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। ये थर्माइट है, यहाँ मिसप्लेस में थर्माइट रिएक्शन बोलेंगे इसको हम, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज में हम किस तरह से मेटल वो करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। तो इनमें ना एफिनिटी मतलब ऑक्सीजन से इनको बहुत ज़्यादा अफेक्शन होती है, कार्बन से नहीं होती है। तो इनके लिए हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे सोडियम इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड, ठीक है, NaCl है ये, और इसको हम किससे करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से मोल्टन क्लोराइड में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए Na+Cl बन गया। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सॉल्यूशन में मेटल में, वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे, और नॉन मेटल जो होता है, ये बात आपको याद रखनी है कि कोई भी मेटल कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे, और नॉन मेटल कहाँ डिपॉजिट होगा, एनोड पे।
ठीक है। तो देखो सोडियम क्या है, मेटल है तो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, और क्लोरीन क्या है, वो है नॉन मेटल है तो वो एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ एक और भी है एग्जाम्पल। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटी जो है मेटल में वो रिमूव की जा सकती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से। कॉपर ऑब्टेन किया है इस मेथड से इन्होंने। कॉपर हमारा मेटल है, एनोड पे क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी चली जाएगी और कैथोड पे प्योर कॉपर चला जाएगा। सॉल्यूशन हमने लिया कॉपर सल्फेट का, जिसमें हमने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला। एनोड कॉपर आयंस जो है वो रिलीज करेंगे इन द सॉल्यूशन, एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन इज डिपॉजिट एट कैथोड। ठीक है। तो एनोड पे हमने क्या रखी है, इम्प्योर कॉपर की जो स्लैब थी, इसमें से सारा कॉपर निकल निकल के कैथोड पे जाके, यहाँ पे सॉरी एनोड में से सारा जो है वो निकल के कैथोड पे जाके आपका डिपॉजिट हो जाएगा। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो हैं वो सिल्वर और गोल्ड गेट डिपॉजिट एट दी बॉटम ऑफ दी एनोड। तो यहाँ पर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं ये कहाँ पे, एनोड मड बोलते हैं इसको, ये सारी जाके डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है। जैसे अगर कॉपर है और उसके साथ सिल्वर और गोल्ड भी अगर उसके साथ ज्वाइन हो रखा है, तो हम सिल्वर और गोल्ड को भी क्या मानते हैं, इम्प्योरिटी मानते हैं, क्योंकि प्योर कॉपर चाहिए हमें। ठीक है। वो भी इम्प्योरिटीज का ही पार्ट है, तो वो सारा मड में चला गया। देखो कोरोजन जो होता है, मेटल जब अटैक किया जाता है मॉइस्चर द्वारा या मॉइस्ट एयर द्वारा, तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। सिल्वर इट रिएक्ट विद H2S सल्फाइड, सल्फर के साथ जब सिल्वर है रिएक्ट करता है इन एयर, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब सिल्वर रिएक्ट करता है तो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है और आर्टिकल ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है। तो सिल्वर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, और ब्लैक कलर का हो रहा है। कॉपर जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एयर में, और तो उसके ऊपर कौन से कलर की कोट आ जाती है, ग्रीन कलर की कोट आ जाती है। ठीक है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है वो। आयरन जब रिएक्ट करता है एक्वायर किसके साथ रिएक्ट करता है, एयर में मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, तो उस पर रस्टिंग लग जाती है और ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं या जंग लगना कहते हैं। कोरोजन मतलब होता है खराब हो जाना मेटल का। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे कर सकते हो आप, रोक कैसे सकते हो। रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन क्या होता है, जिंक की एक लेयर लगा देते हैं उस पर। क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं, अलॉय के साथ बना सकते हैं, जिससे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। इन गैल्वनाइजेशन आयरन और स्टील इज कोटेड विद लेयर ऑफ जिंक, जिंक की लेयर के साथ अभी मैंने बताया था उसकी लेयर बना दी जाती है, जो कि प्रेफरेबली जिंक इज प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज देन आयरन। ठीक है। जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयरन नहीं हो पाता है। अलॉय जो होता है वो बहुत सारे मेटल का मिक्सचर होता है। ठीक है। और या नॉन मेटल का भी मिक्सचर उसमें डाला जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाला जाता है ताकि वो हार्ड और स्ट्रांग हो सके। स्टेनलेस स्टील जो है वो ऑब्टेन किया जाता है मिक्सिंग आयरन, आयरन और निकल और क्रोमियम। तीन जो मेटल हैं हमारे पास, आयरन, निकल और क्रोमियम, याद कर लेना। ये हार्ड होता है, इस पे रस्ट नहीं लगता। मरकरी भी ऐड किया जाता है कुछ मेटल में उसको अमलगम करने के लिए। तो कुछ नहीं, जब हम किसी मरकरी को किसी मेटल के साथ अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, तो अमलगम कहलाता है। ब्रास क्या होता है, अलॉय होता है कॉपर का। जैसे कॉपर और जिंक के अलॉय को ब्रास कहते हैं, ऐसे किसी मरकरी और मेटल के मिश्रण को मिक्सचर को अमलगम कहते हैं। ठीक है। तो ब्रास क्या होता है, अलॉय ऑफ कॉपर होता है, जिंक होता है। ब्रॉन्ज क्या होता है, अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। अलॉय होता है दो धातुओं का, दो मेटल्स का मिश्रण। तो ये याद कर लेना किस किस के मिश्रण को क्या कहते हैं और वो किस किस चीज़ का मिश्रण है। ठीक है। किस किस चीज़ का मिक्सचर है। इन ब्रास एंड ब्रॉन्ज मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव बहुत लो होती है, ये भी याद करना है, प्योर मेटल से ज़्यादा कम होती है। और एक होता है सोल्डर, जो सोल्डर किसका अलॉय होता है, टिन और इसका लेड का। लेड एंड टिन, इन दोनों का केमिकल नेम याद कर लेना। लेड होता है Pb,
टिन होता है SN, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसको हम वेल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर की वेल्डिंग के लिए। ठीक है, तो अलॉय जो है वो क्या होते हैं, वो स्ट्रेंथ में अच्छा होता है, हार्डनेस होती है इसमें, कोरोजन से बचाता है और लेस मेल्टिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी भी लेस होती है। तो 2 मिनट हम इसको देखेंगे अच्छे से। एक टेबल है आपके इसमें बुक में, 3.2 टेबल मैंने आपको दिखाई थी, 3.3 टेबल भी आपको लर्न करनी है। इसमें से कौन सी नोबल गैसेस हैं, कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, एटलीस्ट इतने आपको याद होने ही चाहिए। इसके बाद एक और टेबल है इसमें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ये टेबल आपने याद करने हैं कि कौन से जो हाई रिएक्टिविटी वाले होते हैं, ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनको इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से हम वो करेंगे, रिफाइन करेंगे। फिर जो मीडियम वाले हैं उनको हम कार्बन का यूज़ करके वो करेंगे रिफाइन, और जो बिल्कुल लोअर है वो फ्री स्टेट में ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। और एक यहाँ पर ओर के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे होता है, जो हाई रिएक्टिविटी के होते हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, प्योर मेटल मिलता है वहाँ से। जो मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं वो कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर दोनों के हो सकते हैं। अगर कार्बोनेट ओर का है तो कैल्सिनेशन के मेथड से यूज़ करेंगे, अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग के मेथड से यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ मेटल, फिर रिडक्शन दोबारा करेंगे और तब जाके हमें प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल मिलेगा, जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि हमें किसी किसी को 2 बार भी करना पड़ रहा है और रिफाइन। एंड मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी वो होते हैं सल्फाइड ओर के होते हैं, उनको हम रोस्टिंग के मेथड से करते हैं, मेटल मिलता है, फिर हम उसको फिर से रिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आप, ये मरकरी है, हमने करा था मरकरी, और ये O2 है, ये आपने करा एक बारी, और फिर से आपको यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ गया ये HgO, अभी भी आपके पास बचा हुआ है ना, फिर से आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर आपको लिक्विड फॉर्म में ये मिल गया। ऐसे ही आपने कॉपर को करा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो है आप एक बार रिवाइज कर लेना। यहाँ पर देखो ये सल्फाइड ओर का भी है और कार्बोनेट का भी है। जो सल्फाइड का उसको रोस्टिंग से करेंगे और जो कार्बोनेट का उसको कैल्सिनेशन से करेंगे। ठीक है, और वो मैंने बताया था आपको कि कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होता है। रोस्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा एयर चाहिए होती है, एक्सेस हीट चाहिए होती है, और कैल्सिनेशन में हमको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर चाहिए होती है ना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। The sulfide ore are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air. excess air चाहिए होती है तो रोस्टिंग, और लिमिटेड सप्लाई चाहिए होती है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर चाहिए होती है हीटिंग स्ट्रांगली। हीट तो आपको स्ट्रांगली ही करना है, बट सप्लाई ऑफ एयर का डिफरेंस है दोनों में, तो उसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। ठीक है जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मैं और वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू।